अशोका अ यूनिक रूलर। अब यहाँ पे बोलता है कि अशोका जो थे एक यूनिक रूलर थे। अब देखते हैं क्यों। द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर वाज अशोका। मौर्य वंश के सबसे फेमस जो रूलर थे वो कौन थे? अशोक थे। ही वाज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन। वे पहले ऐसे शासक थे, पहले ऐसे रूलर थे जो कि अपने मैसेज को लोगों तक इंस्क्रिप्शन के थ्रू पहुंचाए थे। ठीक है, या पहुंचाने की कोशिश किए थे। मोस्ट ऑफ अशोकास इंस्क्रिप्शन वर इन प्राकृत। जो अशोका ने जो भी इंस्क्रिप्शन कराए तो ज्यादातर किस लैंग्वेज में होती थी? प्राकृत लैंग्वेज में थी। एंड वर रिटेन इन द ब्रह्मी स्क्रिप्ट, और वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी। ठीक है। अशोकाज वार इन कलिंग। अशोका का वार, जो कलिंग में अशोका ने जो वार लड़ा था, जो युद्ध लड़ा था, उसके बारे में देखते हैं। कलिंग इज द एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल ओडिशा। कलिंग जो है कोस्टल ओडिशा जो है उसका एंशियंट नेम है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं मैप में, यहाँ पे इंडिया का मैप है, यहाँ पे कलिंग यहाँ पे लिखा है ना, कलिंग। ये क्या है? अभी ये उड़ीसा है। ठीक है, तो कलिंग क्या था? जो कोस्टल स्टेट है उड़ीसा का, उसका एंशियंट नेम था कलिंग। अशोका फाट अ वार टू कॉन्क्वेर कलिंग। अशोका ने एक युद्ध लड़ा कलिंग को कॉन्क्वेर करने के लिए। कॉन्क्वेर मतलब जीतने के लिए। हाउएवर ही वाज सो हॉरिफाइड व्हेन ही सॉ द वायलेंस एंड ब्लडशेड दैट ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वार। तो जब दोस्तों इन्होंने कलिंग का वार लड़ा, तो उसमें उस वार के बाद ये वहाँ का वायलेंस और ब्लड शेड मतलब वहाँ पे जो खून बहे थे लोगों के, उसको देख के हॉरिफाइड मतलब डर जाना। इतना ज्यादा ये डर गए थे, इतना ज्यादा भयभीत हो गए थे। उस कलिंग के युद्ध के बाद इन्होंने डिसीजन लिया, इन्होंने डिसाइड किया कि अब एक भी वार आगे से नहीं लड़ेंगे। He is the only king in the history of the world who gave up conquest after winning a war। दोस्तों आज की तक जो भी हिस्ट्री है अपनी पूरे वर्ल्ड के पूरे इतिहास में, आज तक वे पहले ऐसे किंग थे, पहले ऐसे राजा थे जो कि युद्ध जीतने के बाद भी उसके बाद से युद्ध करना ही छोड़ दिए। ठीक है, यानी कि जो कलिंग का युद्ध, उन्होंने कलिंग का वार जो लड़ा था, उन्होंने उसको उन्होंने कॉन्कर कर लिया था। कलिंग का युद्ध वो जीत गए थे। उसके बाद भी वो उस कलिंग के युद्ध के जीतने के बाद से युद्ध करना छोड़, एकदम से छोड़ दिए। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि कल अशोका जो वार लड़े थे कलिंग में। कलिंग क्या था? कलिंग जो है कोस्टल उड़ीसा जो है, उड़ीसा का जो कोस्टल एरिया है उसका पुराना नाम था। ठीक है, तो कलिंग का युद्ध उन्होंने जीत लिया था। कौन? अशोका ने जीत लिया था। बट उस युद्ध को जीतने के बाद उन्होंने वहां पे जो वायलेंस हुआ था और जो वहां पे ब्लडशेड हुआ था, उसको देखकर वो इतने ज्यादा भयभीत हो गए, इतने ज्यादा डर गए। उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि अब एक भी वार नहीं लड़ेंगे। तो पूरे हिस्ट्री में आज तक कोई जो है कि अशोक एक ऐसे राजा थे जो कि युद्ध को लड़ने के बाद भी वार करना छोड़ दिए। थोड़ा सोर्स बॉक्स में देखते हैं। अशोका इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंग वार। अशोका का एक इंस्क्रिप्शन मिला है जो कि उस इंस्क्रिप्शन में अशोका ने लिखवाया है कि कलिंग का वार किस हिसाब से उनके माइंडसेट को चेंज कर दिया। ठीक है, दिस इज व्हाट अशोका डिक्लेयर इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन। अशोका ने यहाँ पे एक कुछ दिया गया है, एक इंस्क्रिप्शन दिया गया है, इसमें ये दिखाता है कि अशोका ने क्या डिक्लेयर किया था अपने एक इंस्क्रिप्शन में। 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग आई कॉन्क्वेर्ड कलिंग। उन्होंने बोला कि मेरे राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग को कॉन्क्वेर कर लिया, कलिंग को जीत लिया। अबाउट 1.5 लाख पीपल वर कैप्चर्ड। लगभग 1.5 लाख लोग जो है कि कैप्चर कर लिए गए। एंड मोर देन 1 लाख ऑफ पीपल वर किल्ड। लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग मार दिए गए हैं, या 1 लाख से ज्यादा लोग की वहां पे क्या हो गई थी? हत्या हो गई थी। दिस फिल मी विद सॉरो भाई। इससे मुझे बहुत ज्यादा आहत हुई, या मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। भाई क्यों? अब आगे वो बताते हैं कि क्यों हुआ। वेन एवर एन इंडिपेंडेंट लैंड इज कंक्वर्ड, लैक्स अब पीपल डाई एंड मैनी आर टेकन प्रिजनर। आगे बोलते हैं कि जब भी कोई इंडिपेंडेंट लैंड होता है उसको कॉन्क्वेर किया जाता है। इंडिपेंडेंट लैंड मतलब कि वहां का राजा कोई नहीं होता। ठीक है, इंडिपेंडेंट रहता है, वो खुद पे रहता है। तो वहां का लैंड अगर हम कॉन्क्वेर करते हैं, उसको जीतते हैं, तो उसके उसमें क्या होता है कि लैक्स ऑफ पीपल डाई, लाखों लोग मारे जाते हैं, और बहुत सारे लोग प्रिजनर, कैदी बना लिए जाते हैं। ब्राह्मण्स एंड मंक्स आल्सो डाई। जो ब्राह्मण हैं और जो मंक्स हैं यानी कि जो भिक्षुक हैं, उनकी भी हत्या की जाती है, वो भी मरते हैं। यहाँ पे एडिशनली यहाँ पे क्यों दिया है कि ब्राह्मण्स एंड मंक्स डाई? एक्चुअली क्या होता था, तो उस टाइम में क्या होता था ना कि ब्राह्मण को और वो जो भिक्षुक होते साधु, उनको बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती थी। ठीक है, तो कोई भी युद्ध होता था उसमें ब्राह्मण नहीं मारे जाते थे। मतलब ऐसा होता था कि मतलब उनका एक आप बोल सकते हो कि एक एग्रीमेंट था, या कुछ भी बोल सकते हो कि मतलब कि ब्राह्मण पे, जैसा कि आपने देखा था क्या होता है कि ब्राह्मण लोग को सब लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते थे उस टाइम। ठीक है, तो बट उसमें बोलते हैं कि उस युद्ध में ब्राह्मण को भी मारा जाता था और मॉन्क्स को भी मारा जाता था। पीपल हु आर काइंड टू देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। लोग
जो जो अपने रिलेटिव्स के या फ्रेंड्स के बहुत ही प्रिय थे, टू देयर स्लेव्स, अपने स्लेव के प्रिय थे, एंड सर्वेंट्स, और अपने सर्वेंट के प्रिय थे, डाई, मर जाते हैं, आर लॉस देयर लव्ड वंस, या अपने किसी प्रिय को खो देते हैं। यहाँ पे देखो स्लेव्स और सर्वेंट में क्या होता है, स्लेव क्या होता है, उनको फोर्सफुली काम कराया जाता है, ठीक है, मतलब उनकी इच्छा के बगैर। बट सर्वेंट क्या होता है, उनको प्रॉपर जो है कि पेमेंट मिलता है, सैलरी मिलती है, उसके बाद जो है कि वो प्रोफेशनली तरीके से काम करते हैं जो सर्वेंट्स होते हैं। मतलब कि कहने का मतलब, अगर वो कोई एक काम करने आए हैं तो ए ही काम करेंगे सर्वेंट जो होते हैं। बट जो स्लेव वाले केस में होता है कि अगर वो ए काम करने आए हैं, उसके बाद बी कोई काम है, ए भी उनको करना है, ए भी करना है, बट सर्वेंट के केस में वो केवल जिस काम के लिए आते हैं वही काम करते हैं, ठीक है। दैट इज वाई आई एम सैड, तो आगे बोलते हैं अशोका कि इसीलिए मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, एंड हैव डिसाइडेड, और मैंने डिसाइड किया, टू ऑब्जर्व धर्म, धर्म मतलब धर्म, अब मैं धर्म के रास्ते पे चलने का डिसीजन ले लिया, एंड टू टीच अदर्स अबाउट इट एज वेल, और लोगों को भी इसके बारे में बताने बताने का डिसीजन ले लिया, किसके बारे में, धर्म के बारे में। धम्म जो एक संस्कृत वर्ड है, ठीक है, इसका मतलब है धर्म। आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू धम्मा इज मच बेटर देन कॉन्करिंग देम थ्रू फोर्स। आगे बोलते हैं कि मैं बिलीव करता हूँ कि लोगों को धर्म के थ्रू जीता जाए, कंपेरिजन धर्म के थ्रू जीतना बेटर है, कंपेरिजन देन उनकी उनको फोर्सफुली जीता जाए। आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर, मैं इस मैसेज को इंस्क्राइब करा रहा हूँ फ्यूचर के लिए, सो दैट, ताकि माई सन एंड ग्रैंड सन आफ्टर मी शुड नॉट थिंक अबाउट वार, मैं इन इंस्क्रिप्शन को इंस्क्राइब करा रहा हूँ फ्यूचर के लिए, ताकि जो मेरा सन हो या मेरा बेटा हो और मेरा ग्रैंड सन हो, वो युद्ध के बारे में सोचे भी ना। इंस्टेड, इसके बजाय, दे शुड ट्राई टू थिंक अबाउट हाउ टू स्प्रेड धम्म, इसके बजाय उनको ये सोचना चाहिए कि हम धर्म की जो नीति है उसको कैसे फैलाएं, ठीक है। अब देखते हैं कि व्हाट वाज अशोकास धम्म। अशोका का जो धर्म था वो क्या था। अशोका धर्मा डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ अ गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ अ सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस मतलब कि हवन वन जो कराता है, ठीक है। तो अशोका का जो धर्म था उसमें किसी भगवान की वर्शिप नहीं करनी थी, यानी कि पूजा नहीं करना था, वर्शिप मतलब पूजा करना, ठीक है। तो अशोका का जो धर्म था उसमें किसी भगवान की पूजा नहीं करनी थी, न ही कोई सेक्रीफाइस परफॉर्म करना था, मतलब कि कोई हवन वन नहीं कराना था। ही फील दैट जस्ट एज अ फादर ट्राई टू टीच हिज चिल्ड्रन, ही हैड ए ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट, इंस्ट्रक्ट मतलब उनको इंस्ट्रक्शन देना, सब्जेक्ट मतलब प्रजा। तो आगे उन्होंने बोला ही फेल्ट, उनको फील हुआ कि क्या फील हुआ, दैट जस्ट एज द फादर, कि जैसे एक पिता अपने बच्चे को शिक्षा देता है, बताता है, ज्ञान देता है, उसी प्रकार मेरी भी ड्यूटी है कि मैं अपने सब्जेक्ट को, अपनी प्रजा को इंस्ट्रक्ट करूं। ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, बुद्धा जिनके बारे में हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था। तो वो जो अशोक थे वो बुद्धा के टीचिंग से भी, उनके उपदेश से भी बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए थे। देयर वर नंबर ऑफ प्रॉब्लम दैट ट्रबल्ड हिम, बहुत सारी प्रॉब्लम थी जिससे उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ। पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन, ऐसा क्यों था कि उनको दुख हुआ, क्योंकि देखो एक एम्पायर था, एम्पायर जो था बहुत ही बड़ा साम्राज्य था, तो एक एम्पायर में जो लोग थे वो डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते थे, एंड दिस समटाइम्स लेड टू कॉन्फ्लिक्ट, और जिससे कि कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था, विवाद हो जाता था। एनिमल्स वर सेक्रीफाइस्ड, एनिमल्स वर सेक्रीफाइड मतलब एनिमल्स की आहुति दी जाती है, एनिमल की बलि दी जाती थी। स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड, जो स्लेव होते थे और जो सर्वेंट होते थे उनके साथ बहुत ही भद्दा व्यवहार किया जाता था। बिसाइड, इसके अलावा, देयर वर क्वेरल्स इन फैमिलीज एंड अमंग्स नेबर्स, और इसके अलावा क्या था, वहां पे बहुत फैमिली में भी और कभी कभी नेबर्स में भी बहुत क्वेरल होते थे, बहुत झगड़ा होता था। अशोका फेल्ट इट वाज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो अशोका को, जो अशोक थे उनको फील हुआ कि ये उनकी ड्यूटी है कि ये जो सारे प्रॉब्लम्स है इनका सॉल्यूशन उनको करना है, ये उनकी ड्यूटी है। सो इसलिए ही अपॉइंटेड ऑफिसर्स, के लिए उन्होंने ऑफिसर्स अपॉइंट किए, नोन एज धम्म महमत्ता, हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धम्मा। यानी कि उनको जब फ़ील हुआ ऐसा कि ये जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं समाज में, सोसाइटी में, या उनके उनके एम्पायर में, यहाँ पे समाज सोसाइटी अलग चीज़ है, नहीं ठीक पड़ेगा, ठीक है? तो उनके एम्पायर में जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे थे, इसके लिए उनको फ़ील हुआ कि ये सारी प्रॉब्लम जो है, ये हमारी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी है कि इसको मैं खत्म करूँ। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि अकेले तो उनसे होता नहीं, तो इसके लिए उन्होंने अपॉइंट किए, क्या, ऑफिसर्स अपॉइंट किए, जिनको नाम दिया गया कि धम्म महामत्ता के नाम से उनको जाना गया, ठीक है? तो धम्म महामत्ता का काम क्या होता था? वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और लोगों को धर्म के बारे में शिक्षा देते थे। इसके अलावा अशोका गॉट हिज मैसेजेस इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक एंड पिलर्स, instructing his official to read his message to those who could not read it themselves.
तो इसके अलावा उन्होंने क्या किया अशोका ने कि अपना जो इंस्क्रिप्शन था, जो भी उनका मैसेज था, उसको इंस्क्राइब करा दिया किस पे? रॉक पे और पिलर्स पे। और अपने सारे ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्ट किया, उनको आदेश दिया कि जो लोग इस मैसेज को नहीं पढ़ पाते, ये तुम्हारा काम है, यानी कि ऑफिसर्स का काम है कि इस मैसेज को पढ़कर उनको समझाए, उनके तक पहुंचाए। ठीक है। अशोका आल्सो सेंट मैसेंजर्स टू स्प्रेड आइडियाज अबाउट धम्मा टू अदर लैंड्स। अदर लैंड मतलब कि अपने कॉन्टिनेंट से बाहर। ठीक है। तो अशोका ने बहुत सारे अपने मैसेंजर्स को अपने लैंड से बाहर भिजवाए, ताकि वो धर्म का जो मैसेज है उसको स्प्रेड कर सके, मतलब फैला सके, जैसे कि सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका। अब जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे कि वर्ल्ड मैप है। ठीक है। वर्ल्ड मैप में हमको क्या क्या देखना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे श्रीलंका है, इंडिया है, यहाँ पे श्रीलंका है। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सीरिया है। ठीक है। ये सीरिया है, और यहाँ पे ग्रीस है, और यहाँ पे इजिप्ट है। ठीक है। तो अशोक ने अपने जो उनके मैसेंजर्स थे उनको जो है कि आउट ऑफ लैंड, अपने लैंड से बाहर, ठीक है, अपने लैंड से बाहर इस मैसेज को, धर्म के इस मैसेज को पहुंचाने की कोशिश की, जैसे कि सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस और श्रीलंका में। ठीक है। ही बिल्ड रोड्स, डग वेल्स एंड बिल्ड रेस्ट हाउसेस। उन्होंने रोड बनवाए, डग वेल्स पर मतलब कि वेल्स, कुआं खुदवाया जगह जगह पे, और रेस्ट हाउसेस बनवाए लोगों के लिए। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, ही अरेंज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। उन्होंने यहाँ तक, इसके अलावा क्या किया कि यहाँ तक उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट की व्यवस्था भी की, मेडिकल ट्रीटमेंट की व्यवस्था की, यहाँ तक कि किसके लिए? ह्यूमन बींग्स के लिए, उसके अलावा एनिमल्स के लिए भी मेडिकल ट्रीटमेंट की व्यवस्था किया। अब देखते हैं सोर्स बॉक्स में अशोका मैसेज टू हिज सब्जेक्ट। अशोका का मैसेज उनके सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट मतलब उनकी जो प्रजा थी उनके लिए क्या था? पीपल परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ रिचुअल्स व्हेन दे फॉल इल, व्हेन देयर चिल्ड्रन गेट मैरिड, व्हेन चिल्ड्रन आर बोर्न, और व्हेन दे गो ऑन अ जर्नी। उन्होंने लिखा इंस्क्रिप्शन में, मैसेज में लिखा कि लोग जो है जब बीमार पड़ते हैं, जब उनके बच्चों की शादी होती है, जब उनके बच्चे पैदा होते हैं, और यहाँ तक कि जब वो किसी एक जर्नी पे जाते हैं, तो वो विभिन्न प्रकार के रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। दीज रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल। ये जो रिचुअल्स हैं ये यूजफुल नहीं है। क्यों? इफ इंस्टीड, अगर इसके बजाय पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिसेस, लोग अदर प्रैक्टिस को ऑब्जर्व करें, अदर प्रैक्टिस को करें, यानी कि अदर काम को करें, जैसे कि दिस वुड बी मोर फ्रूटफुल। अगर इसके बजाय ये पूजा मतलब कि जो यहाँ पे रिचुअल्स करने के बजाय लोग इसके बजाय अगर दूसरा चीज करें, वो क्या है कि अदर प्रैक्टिस करें, वो वो ज़्यादा यूज़फुल होगा, ज़्यादा फ्रूटफुल, मतलब उसका ज़्यादा फल मिलेगा। ठीक है? यानी कि यहाँ पे वो बोलते हैं कि अशोका अपने जो उनकी प्रजा थी उसको बोलते हैं कि जैसे कि लोग क्या करते हैं कि जब वो बीमार पड़ते हैं, जब उनके बच्चों की शादी होती है, या जब उनके बच्चे पैदा होते हैं, और जब किसी जर्नी पे जाते हैं, वो वैरायटी विभिन्न प्रकार के रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। दीज रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल। ये रिचुअल जो हैं वो यूजफुल नहीं है। इफ इंस्टेड, अगर इसके बजाय पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिसेस, दिस वुड बी मोर फ्रूटफुल। अगर लोग दूसरे प्रैक्टिसेस करें, दूसरा काम करें, वो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। व्हाट आर दीज अदर प्रैक्टिसेस? आगे बोलते हैं कि ये अदर जो प्रैक्टिसेस हैं, जिनका जिक्र उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है, वो क्या है? वो ये है कि बीइंग जेंटल विद स्लेव्स एंड सर्वेंट, कि आप जो है अपने स्लेव और सर्वेंट के साथ जेंटल रहो, अच्छा व्यवहार करो। रिस्पेक्टिंग वंस एल्डर, हर अपने एल्डर के, अपने बड़ों को रिस्पेक्ट दो। ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स विद कंपैशन, कंपैशन मतलब दया करना। ठीक है। आगे बोलते हैं कि जितने भी क्रिएचर हैं उनके प्रति आप दया का भाव करो, उनकी आहुति, उनकी बलि मत दो। गिविंग गिफ्ट टू ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स, जो ब्राह्मण हैं, जो भिक्षुक हैं, उनको गिफ्ट दो। इट इज बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर्स। बोलते हैं यार दोनों ही गलत है कि आप अपने रिलीजन को प्रेज कर रहे हो, अपने रिलीजन की प्रशंसा कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो, और दूसरे के रिलीजन को क्रिटिसाइज कर रहे हो, उसकी आलोचना कर रहे हो या बुराई कर रहे हो। ईच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर्स रिलीजन, प्रत्येक को दूसरों के रिलीजन को रिस्पेक्ट देना चाहिए। यानी कि जो हिंदू है वो मुस्लिम के रिलीजन को रिस्पेक्ट देगा, जो मुस्लिम और सिख के देगा। मतलब कहने का मतलब कि आप ऐसा नहीं कि आप अपने रिलीजन को प्रेस करो, उसकी बड़ाई करो, और दूसरे के रिलीजन के बारे में आप भला बुरा कहो। ठीक है। इफ वन प्रेजेस वंस ओन रिलीजन व्हाइल क्रिटिसाइजिंग अनदर्स, वन इज एक्चुअली डूइंग ग्रेटर हार्म टू वंस ओन रिलीजन। आगे बोलते हैं अगर कोई एक अपने रिलीजन की बड़ाई कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, प्रेस कर रहा है, और दूसरों को वहीं पे वो दूसरों के रिलीजन को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो एक्चुअल में वो पता है क्या कर रहा है? एक्चुअल में वो अपने ही रिलीजन को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा रहा है, गलत पहुंचा रहा है, मतलब अपने रिलीजन के लिए, उसके रिलीजन के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है।
देयरफॉर इसलिए वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडियाज ऑफ अनदर्स रिलीजन। तो इसलिए प्रत्येक को, किसी भी एक को दूसरे के रिलीजन के मेन आइडिया को समझने की कोशिश करना चाहिए, अनरिस्पेक्टेड, और उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। तो अशोका ने अपने जो उनकी जो प्रजा थी उसको क्या क्या मैसेज दिया। हालांकि आप जो है, लोग क्या करते हैं जब उनके उनके वो बीमार पड़ते हैं, जब उनके बच्चों की शादी होती है, या जब उनके बच्चे पैदा होते हैं, तो या वो किसी जर्नी पे जाते हैं, तो डिफरेंट टाइप के रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। ये सारे रिचुअल जो है यूज़फुल नहीं है। अगर इसके बजाय आप दूसरी प्रैक्टिसेस करें, वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेंगी, मतलब ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगी या ज़्यादा अच्छी रहेंगी। अब इन वो कौन-सी प्रैक्टिसेस हैं? वो प्रैक्टिसेस हैं कि आपको अपने स्लेव और सर्वेंट को रिस्पेक्ट देना है, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना है, अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट देना है, जितने भी क्रिएचर हैं उनकी उनकी बलि आपको नहीं देनी है, उनके प्रति दया का भाव होना चाहिए आपके मन में, ठीक है? और ब्राह्मण को और मॉन्क को आपको क्या करना है? गिफ्ट देना है, ठीक है? अगर आप खुद के रिलीजन की प्रशंसा करते हैं, दूसरों के रिलीजन को क्रिटिसाइज़ करते हैं, एक्चुअल में आप अपने ही रिलीजन को बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचा रहे हैं। इसलिए आप प्रत्येक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट दो, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे हमने देखा था, यहाँ पे देखो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख लेना, जिस हिसाब से हमने देखा ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, देवनागरी, बंगाली, मलयालम, तमिल, ठीक है? मैं इल्सवेयर बॉक्स में देखते हैं। Somewhat before the time of the modern empire, about 2400 years ago, emperor in China began building the Great Wall. Somewhat मतलब थोड़ा, ठीक है। तो मौर्यन एम्पायर से थोड़ा सा पहले, आज से लगभग 2400 साल पहले, emperor in China began building the Great Wall. एक emperor था चाइना में जिसने कि ग्रेट वॉल बनाना स्टार्ट किया, जिसको हम चीन की दीवार बोलते हैं। इट वॉज meant to protect the northern frontier of the empire from pastoral people. इसका बनाने का मोटिव क्या था? इसका मतलब ये था कि जो पेस्टोरल पीपल हैं, उनसे जो है अपना जो नदर्न फ्रंटियर है चाइना का, उसको जो बचाया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके अपने एम्पायर का। Additions to the wall were made over a period of 2000 years because the frontiers of the empire kept shifting. इसके अलावा क्या हुआ? एडिशन मतलब इसके अलावा क्या हुआ कि अगले 2000 ईयर्स तक या अगले 2000 सालों तक इस दीवार का जो वॉल थी, इसका निर्माण कार्य जो था वो चलता रहा। क्यों? क्योंकि जो एम्पायर की बाउंड्री थी, या एम्पायर एम्पायर की जो ये फ्रंटियर था, वो शिफ्ट होता रहा। द वॉल इज अबाउट 6400 किलोमीटर लॉन्ग। आप सोचिए, ये जो वॉल है 6400 किलोमीटर लंबी है, एंड इज मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, या स्टोन और ब्रिक की बनी हुई है, विद अ रोड अलोंग द टॉप। और इसके टॉप के लॉन्ग में क्या है? रोड है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एक रोड है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये रोड है, ठीक है। सेवरल थाउजेंड्स पीपल वर्क टू बिल्ड द वॉल। कई हजारों लोग, कईयों हजार लोग इसको बनाने के लिए काम किए। देयर आर वॉच टावर्स ऑल अलोंग एट डिस्टेंस ऑफ अबाउट 100 to 200 मीटर। तो आप देखोगे एक 100 से 200 मीटर की दूरी पे पूरी दीवार जो है ना, 100 से 200 मीटर की दूरी पर जगह जगह पे वॉच टावर बने हुए। वॉच टावर क्यों? जैसा कि अभी हमने बात किया था कि वॉच टावर इसलिए बनवाते थे ताकि ये निगरानी रख सके, जो इनके गार्ड है वो निगरानी रख सके कि बाहर से कोई हमले की तैयारी तो नहीं कर रहा है, ठीक है। और आगे देख, यहाँ पे जैसे मैंने डाला कि द बेस्ट नोन सेक्शन ऑफ द वॉल वर बिल्ट बाय मिंग डायनेस्टी। जो सबसे बेस्ट नोन सेक्शन हो किसके द्वारा? मिंग डायनेस्टी द्वारा बनवाया गया था। मिंग डायनेस्टी का जो पहला एम्परर था वो कौन था? और द किंग जेंग। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों, ये क्या है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, यही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है कि चाइना की जो जो दीवार है, ये ऐसे ऐसे बनी हुई है। कितना टोटल इसकी लेंथ है? कितना लेंथ है? 6400 किलोमीटर, यानी 6400 किलोमीटर लॉन्ग है। और हर 100 से 200 मीटर की दूरी पे क्या है? ये वॉच टावर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ये वॉच टावर है। 100 से 200 किलो 200 की 100 से 200 की मीटर की दूरी पे क्या बना हुआ है? वॉच टावर बना हुआ है। वॉच टावर क्यों होता था? ताकि ये देख सके, निगरानी रख सके कि इसके राजा का जो एम्पायर है, इधर पे कोई आक्रमण करने की या अटैक करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। तो नॉर्मली वॉच टावर इसलिए होते थे, ठीक है। इससे कंट्रोल जो था, इसके एम्पायर का कंट्रोल बहुत अच्छा होता था। अब जैसे इसके अलॉन्ग में क्या है? ये रोड बना हुआ है। अब देखोगे ना, ये पूरा रोड गया हुआ है, ठीक है। यहाँ से पूरा क्या है? रोड गया हुआ है। आगे थोड़ा मैप दिया गया है, जैसे शोइंग इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स इंक्लूडिंग सिल्क रूट। जैसे जो रेड में दिया गया, दीज रूट्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ चाइनीज रूलर। जो ए वाले रूट है, तो यहाँ पे जो हम देख सकते हैं, एक किसके कंट्रोल में था? एक चाइनीज रूलर के कंट्रोल में था, ठीक है। दीज, और जो यहाँ पे ग्रीन कलर में दिए हुए हैं, ये किसके कंट्रोल में था? कुशानास के कंट्रोल में था, ग्रीन कलर के। जस्ट वन मोमेंट।
ये जो ग्रीन कलर वाले जितने भी आपको दिखेंगे वो किसके थे? कुशानास के कंट्रोल में थे, ठीक है? और आगे क्या था? फिर दीज़ वर इम्पोर्टेंट सी रूट, जो ये यहाँ पे ग्रे में थोड़ा दिया गया है, ये क्या थे? इम्पोर्टेंट सी रूट थे। सी रूट मतलब ये समुद्री रास्ते थे। दीज रूट्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द रूलर्स ऑफ ईरान, जो पर्शिया के कंट्रोल में था, वो जैसे यहाँ पे ऑरेंज में थोड़ा दिया गया है और ये प्योर रेड में दिया गया है, ठीक है? या आप बोल सकते हो ब्राइट ब्राइट रेड और डार्क रेड। अब ये क्या है, यहाँ पे जैसे ये देखो डार्क में है थोड़ा, ये पर्शिया के कंट्रोल में था। ये ब्राइट वाला जो था हमने देखा चाइनीज रूलर के कंट्रोल में था। सॉरी, जो ब्राइट वाला है वो कुछ पर्शिया के कंट्रोल में था, और जो डार्क वाला है वो चाइनीज रूलर के कंट्रोल में था। और जो यहाँ पे दिया ऐसे कलर में जो दिया है वो क्या है? कंट्रोल बाय द रोमन एम्परर। ये वाले किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते थे? तो रोमन एम्परर के द्वारा। तो अब बात आती है कि इन रूट को जो रूट थे इनको यूज कौन करता है? चाइनीज, इंडियन, ईरानियन, अरब, ग्रीक एंड रोमन ट्रेडर्स पार्टिसिपेटेड इन दीज एक्सचेंजेस। जो एक्सचेंजेस होते थे लोगों में, वो कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? चाइनीज, इंडियन, ईरानियन, अरब, ग्रीक और रोमन ट्रेडर्स। द पोर्ट्स अलोंग द कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया वर इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ पेपर एंड अदर स्पाइसेस। जो साउथ इंडिया के अलॉन्ग में जो पोर्ट था वो किसके लिए इम्पोर्टेंट था? वो इम्पोर्टेंट था, एक इम्पोर्टेंट सेंटर था किसके? इम्पोर्टेंट सेंटर था किसके लिए? फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ पेपर एंड अदर स्पीसीज। जो मिर्च यानी पेपर जो था और जो अदर जो मसाले होते थे उनके एक्सपोर्टेशन के लिए वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो भी साउथ इंडिया के अलॉन्ग में थे, ठीक है? आगे देखते हैं, लुकिंग अहेड में थोड़ा यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। द मौर्यन एम्पायर कोलैप्स अबाउट 2200 ईयर्स को। तो दोस्तों हमने मौर्यन एम्पायर के बारे में देखा, तो आज से लगभग 2200 साल पहले जो मौर्यन एम्पायर था कोलैप्स हो गया, मतलब टूट गया। इन इट्स प्लेस रोज सेवरल न्यू किंगडम। इसके जब वो टूट गया तो सीधी सी बात है, बहुत जो है कई सारे नए नए किंगडम उभरे। इन द नॉर्थ वेस्ट एंड इन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया किंग्स नोन एज द इंडो ग्रीक्स रूल्ड फॉर अबाउट 100 ईयर्स। इन द नॉर्थ वेस्ट में और कुछ नॉर्थ इंडिया के पार्ट में कौन राज किया? किंग्स नोन इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक जो थे एक राजा थे उनको जाना जाता था। इंडो ग्रीक ने पूरा आज से लगभग 1000 सालों तक राज किया। दे वर फॉलोड बाय ए सेंट्रल एशियन पीपल नोन नोन एज द शकाज। तो हमने क्या देखा, लगभग 1000 सॉरी 100 ईयर्स तक किसने राज किया? इंडो ग्रीक ने राज किया। उसके बाद इंडो ग्रीक के बाद कौन आता है? शक वंश आता है, शक लोग। शक लोग ने राज किया। तब सेंट्रल एशियन पीपल जो थे, जो कि कहाँ से? सेंट्रल एशिया से आए थे उन्होंने। उसके बाद इंडो ग्रीक को रिप्लेस करके शक आ गए। हु सेट अप किंगडम इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया। जिन्होंने अपना किंगडम कहाँ कहाँ पे सेटअप कर दिया? नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में और वेस्टर्न इंडिया में। Some of these kingdoms lasted for about 500 years till the Sakas were defeated by the Gupta king, जिसके बारे में चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। तो ये जो शक का जो पीरियड था, शक लोगों का पीरियड कितना चला? इनका शासनकाल चला 500 साल दोस्तों, 500 साल तक इनका शासन चला। बाद में कौन आ गया? बाद में ये लोग डिफीट कर दिए गए, किसके द्वारा? गुप्ता किंग के द्वारा। द सकास इन टर्न वर फॉलोड बाय द कुशानाज। फिर उसके बाद सका को कौन फॉलो किया? मतलब इनके बाद आ गए कुशानाज, अबाउट आज से लगभग 2000 साल पहले, ठीक है? और उनके बारे में हम ये सब डिटेल में हम ऐसे जस्ट देख लें एक हिसाब से, तो शॉर्ट में देख लेते हैं, बाकी हम सब डिटेल में देखेंगे अभी चैप्टर 9 में इनके बारे में। इन द नॉर्थ एंड इन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ में और कुछ पार्ट सेंट्रल इंडिया के पार्ट में, अ जनरल ऑफ द मौर्यास नेम्ड पुष्यमित्र शुंगा सेट अप अ किंगडम। तो नॉर्थ में और सेंट्रल इंडिया में, कुछ सेंट्रल इंडिया के कुछ पार्ट में मौर्य जो यहाँ पे मौर्य जनरल थे, जनरल मतलब जो सेना नायक थे, पुष्यमित्र संगु, इन्होंने एक राज्य की क्या किया? स्थापना किया। दी शुंगास वर फॉलोड बाय अनदर डायनेस्टी। शुंगा जो है थे वो दूसरी डायनेस्टी द्वारा फॉलो किए गए, मतलब उनके बाद दूसरी डायनेस्टी आई, known as the Kanwas, and by rulers from other families till the establishment of the Gupta Empire about 1700 years ago। यानी सुंगों के बाद कर्ण तथा कुछ और डायनेस्टी का शासन तब तक चला जब तक कि लगभग 1700 साल पहले गुप्त साम्राज्य की एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो गया या गुप्त साम्राज्य का स्थापना नहीं हो गया। दिस सकाज हु रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया फॉट सेवरल बैटल्स विद द सातवाहनाज हु रूल्ड ओवर वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो वेस्टर्न इंडिया के कुछ हिस्सों पर किसका शासन था? शकों का शासन था। तो ठीक है, यहाँ वेस्टर्न इंडिया तथा सेंट्रल इंडिया पर शासन कर रहे सातवाहन जो शासक थे, उनके साथ इनके बहुत ज्यादा कई सारे युद्ध हुए। दी सातवाहना किंगडम
which was established about 2100 years ago, lasted for about 400 years. तो लगभग 2100 साल पहले स्थापित जो सातवाहन राज्य था, किंगडम था, वो लगभग 400 सालों तक चला। अराउंड 1700 ईयर्स अगो, लगभग आज 1700 साल पहले, अ न्यू रूलिंग फैमिली नोन एज द वकाटकस बिकम पावरफुल इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया। तो लगभग 1700 वर्ष पहले सेंट्रल तथा वेस्टर्न इंडिया में वाकाटक जो डायनेस्टी थी या वंश का शासन स्थापित किया गया। ठीक है। इन साउथ इंडिया में दी चोलास, चेरास एंड पांड्याज रूल बिटवीन 2200 ईयर्स एंड 1800 ईयर्स अगो। तो साउथ इंडिया में चोलास, चेराज और पांड्याज, इन्होंने 2200 साल से, यानी कि आज से लगभग 1800 साल पहले से 2200 साल पहले के बीच में शासन किया, यानी कि आज से इसे प्रेजेंट टाइम है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम से आज से लगभग 1800 साल पहले। ठीक है, और इसके बाद आता है 2200 साल पहले। ठीक है। ठीक है, यानी कि साउथ इंडिया में आज से 1800 साल पहले से 2200 साल के मध्य का जो अंतराल आता है, जो उनके बीच का अंतराल आता है, उसमें चोलास, चेराज और पांड्याज ने रूल किया। एंड अबाउट 1500 ईयर्स अगो, लगभग 1500 साल पहले, देयर वर टू लार्ज किंगडम्स, यहाँ पर दो जो बहुत बड़े किंगडम्स हैं, दोज ऑफ द पल्लवास एंड द चालुक्यास। ठीक है, यानी कि आज से 1500 साल पहले दो बहुत ही बड़े किंगडम थे, किनके, पल्लवास के और चालुक्यास के। देयर वर सेवरल अदर किंगडम्स एंड किंग्स एज वेल, इनके अलावा भी बहुत सारे किंगडम्स थे और किंग राजा थे। वी नो अबाउट देम फ्रॉम देयर कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शन, अब बात आती है कि हम उनके बारे में जानते कैसे हैं। हम उनको जानते हैं उनकी कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन से, एज वेल एज फ्रॉम बुक्स, और किताबों से। देयर वर अदर चेंजेस दैट वर टेकिंग प्लेस इन विच ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन प्लेड अ मेजर रोल, और बहुत सारे चेंजेस थे जो कि हो रहे थे उस टाइम, जिसमें कि सबसे ज्यादा मेजर रोल कोई किया था, तो उसमें ऑर्डिनरी मैन और वुमेन थी, मतलब सामान्य लोग, आम जनता जो थी। दीज इंक्लूडेड द स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर एंड द ग्रोथ ऑफ न्यू टाउन्स, क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड। अब ये जो चेंजेज हो रहे थे ये क्या थे, इनमें से जैसे आता है कि स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो था बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा था, कृषि, और नए नए टाउन जो है, टाउन्स का ग्रोथ हो रहा था, क्राफ्ट प्रोडक्शन का ग्रोथ हो रहा था, और ट्रेड भी बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा था। Traders explored land routes within the subcontinent and outside and sea route to West Asia, East Africa and Southeast Asia। तो ट्रेडर्स जो थे उन्होंने लैंड रूट जो है अपने सब कंटिनेंट के अंदर जो बहुत सारे लैंड रूट एक्सप्लोर किए। लैंड रूट यानी कि जो लैंड से होके जाता है। ठीक है, और उन्होंने, यानी कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर तो उन्होंने लैंड रूट जो है एक्सप्लोर किया ही, उसके बाद बाहर भी उन्होंने लैंड रूट एक्सप्लोर किया, मतलब इंडिया के बाहर जाने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने सी रूट कहाँ कहाँ तक के लिए, वेस्ट एशिया के लिए, ईस्ट अफ्रीका के लिए और साउथ ईस्ट एशिया के लिए, उसको भी वर आल्सो ओपन अप। ये जो रूट थे, ये जो सी रूट थे, ये जो है ओपन कर दिए गए। एंड मैनी न्यू बिल्डिंग्स वर बिल्ड, बहुत सारी नई नई बिल्डिंगें बनाई गई, इंक्लूडिंग द अर्लीस्ट टेम्पल एंड स्तूपास। बुक्स वर रिटन एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज वर मेड। इसके अलावा और क्या-क्या हुई? जैसे बहुत सारे मंदिर बनाए गए, स्तूप बनाए गए तथा अन्य बहुत सारी बिल्डिंगें भी बनाई गई, बहुत सारी बुक्स लिखी गई। साथ ही जो है कि यहाँ पे क्या हुआ, साइंटिफिक डिस्कवरीज़ भी हुई, मतलब कि आप बोल सकते हैं कि वैज्ञानिकों के लिए बहुत ज़्यादा वैज्ञानिकों ने खोज भी स्टार्ट किया, बनाया। दीज़ डेवलपमेंट्स टूक प्लेस सिमल्टेनियसली, दैट इज़ एट द सेम टाइम। ठीक है? सिमल्टेनियस मतलब उसी टाइम में ये सब जो चेंजेज़ हो रहे थे, वो सब उसी टाइम हो रहे थे। ठीक है? यानी कि ये सारी बातें साथ-साथ हो रही थी। कीप दिस इन माइंड एज यू रीड द रेस्ट ऑफ द बुक। अब कीप दिस माइंड मतलब ये जो सारी हम यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा चीजें हम पढ़े हैं लुकिंग एहेड, मतलब ये सब चीजें जो अभी हम बुक पढ़ेंगे ना, ये सब चीजें हमको माइंड में रखना है। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया और आशा करता हूँ आपको भी ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और एक कॉइन थोड़ा आप देख लेना कि एंड इंडो ग्रीक कॉइन ये था, यहाँ पे कुसाना के शासन काल में जो कॉइन चलता था, और ये शक कॉइन था जो, यानी कि शकु के शासन काल में जो चलता था, ये सातवाहना कॉइन है जो सातवाहना की शासन काल में चलता था। ठीक है।